आजकल सबसे ज्यादा जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं उनमें लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स हैं। बेसिकली लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स में लिवर की समस्याएं, किडनी की समस्याएं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है। किडनी की समस्याओं में क्रिएटिनिन बढ़ जा रहा है, यूरिया बढ़ जा रहा है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस गड़बड़ हो जा रहा है। और सामान्य तौर पर यह क्यों होता है? क्योंकि किडनी में कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी या बड़ी खराबी आ जाती है। जब तक किडनी में छोटी मोटी खराबियां आती रही तब तक बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं रही, लेकिन विगत कुछ लगभग मुझे लगता है कुछ सालों में ही एक किडनी की ऐसी समस्या जो आए दिन सुनने में आती है, क्या बोला जाता है? क्रॉनिक किडनी डिसीज। क्रॉनिक किडनी डिसीज क्यों हो जाती है? अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया है, क्रिएटिनिन 1.2 तक मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के पेशेंट्स अपने पास अभी हैं यहां पर। हाँ, एक पेशेंट और आए हैं कल जो दिल्ली से आए हैं। तो ये जो क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? किडनी का मुख्य काम क्या है? किडनी को शरीर में लगाया क्यों गया? ईश्वर ने पूरा शरीर बनाया, व्यवस्थाएं सही से चलती रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स बनाए गए। और सारे सिस्टम्स जब तक एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते रहते हैं तब तक ही शरीर को स्वस्थ शरीर का दर्जा दिया जाता है। एक सिस्टम भी अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ तो शरीर में बीमारियां आना चालू हो जाती हैं, रोग आना चालू हो जाते हैं। रोग के बहुत सारे विधान हैं, हर चिकित्सा पद्धति में रोग क्यों होता है इसके अलग अलग विवरण हैं। आज हम देखेंगे क्रॉनिक किडनी डिसीज, CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज। ठीक है। अब इस क्रॉनिक किडनी डिजीज के और कुछ नाम होते हैं, इसको रीनल पैरेंकाइमल डिसीज भी बोलते हैं। ठीक है। ये क्यों हो जाती है और अगर ये हुई तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? बेसिकली आजकल जो सुनने में आता है, सामान्य तौर पर फोन आते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज पता है या नहीं, लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ गया है, कैसे कम करें? तो क्रिएटिनिन अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली क्रॉनिक किडनी डिसीज की कंडीशन में ही हम जा रहे हैं। आइदर क्रॉनिक, अब ये किडनी डिसीजेस ले सकते हैं हम पहले कि किडनी डिसीजेस कैसी हो सकती हैं। दो, एक तो एक्यूट किडनी डिसीज और दूसरी क्रॉनिक किडनी डिसीज। दो हो गई। क्रॉनिक किडनी डिजीज का मतलब होता है अब ये एक्यूट नहीं रह गई है, कोई ना कोई ऐसा इनहेरिटेंट कॉज रहा या अंदर कुछ ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से जो एक्यूट कंडीशन थी वो क्रॉनिक में बदल गई। इसके लिए अब हम ये देखें कि किडनी एग्जैक्टली शरीर में क्यों लगाई गई। शरीर बनाया तो शरीर काम करेगा, यही उद्देश्य रखा गया, और काम करेगा तो काम करने में जो ऊर्जा खर्च होगी, उस ऊर्जा के खर्च होने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति कहां से आएगी? कपड़ा देना। ऊर्जा की आपूर्ति कहां से होगी? ऊर्जा कहां से मिलेगी? जो आप भोजन करेंगे उससे। तो भोजन करेंगे तो शरीर को ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन भोजन से शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी बनेंगे, और वो जो अवशिष्ट पदार्थ बनेंगे उनको किस तरीके से आप निकालेंगे शरीर में से? शरीर में से अवशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेसिकली शरीर में खाना पहुंचे और जो आपने खाया है उसमें से आपके शरीर को ऊर्जा मिले अच्छे तरीके से। जो हमने इंजेक्शन किया उसका डाइजेशन हो, डाइजेस्ट होकर के वो एब्जॉर्ब हो, शरीर में विभिन्न भागों में ऊर्जा दे, और उसके बाद जो बचा हुआ बेकार का हो वो एलिमिनेट हो जाए। तो एलिमिनेशन का पहला जो पार्ट है वो किसको दिया गया? डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही तरीके से काम करता रहे, सही खा रहे हैं, अगर जो खाया है उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ बना वो आंतों से ही पूरा निकल जाता, तो फिर बाकी जगह पर एलिमिनेशन का प्रेशर नहीं आता। तो जो अपन कह रहे थे ना कि पहला काम करने वाला कौन है?
सबसे पहले इसको काम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गंदगी निकालने की जिम्मेदारी इस सिस्टम की है, डाइजेस्टिव सिस्टम। चूंकि आप खा रहे हो, खाने के बाद पच रहा है खाना, पचने के बाद शरीर में लग रहा है, और जो बेकार का बच रहा है अगर वो यहां से एलिमिनेट हो जाए ज्यादा मात्रा में, कम बचे गंदगी, वो खिंच करके खून में चला गया था। अब खून की गंदगी निकालने की जिम्मेदारी फिर होती है किडनी पर और इंटेग्युमेंट्री सिस्टम, पसीने पर। और फिर हवा के रूप में जो गंदगी होती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, वो निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लंग्स की, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है। तो एक सिस्टम तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा एक्सक्रीटरी जिसको बोलते हैं, जिसमें किडनीज आती हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो आती है किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तीसरा इंटेग्युमेंट्री सिस्टम जिसमें पसीना आता है, और चौथा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स आते हैं। ये चारों सिस्टम अगर सही तरीके से काम करते रहें तो प्रोबेबली कोई भी रोग शरीर में नहीं घुस पाए। अब सबसे पहले अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता रहता तो एक दो काम होते। एक तो डाइजेशन ठीक बना रहता, डाइजेशन ठीक रहता तो जो आपने खाया है वो बहुत अच्छे तरीके से पचता रहता, शरीर में लगता रहता, ऊर्जा मिलती रहती शरीर को, और शरीर को ऊर्जा मिलती रहती, फिर जो बचता वो निकलता भी रहता अगर, तो फिर दिक्कतें आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं आती। ठीक है। अब जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं कोई गड़बड़ी आई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम ऐसे करके बना लें, मानो ये तो आहार नाल बना दी ऐसे करके, ये मुंह हो गया, आहार नाल हो गई, ये अमाशय हुआ, अमाशय के बाद ये ड्यूोडेनम हुआ, ड्यूोडेनम के बाद मान लेते हैं ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हुई, ये सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम और एनस, यही डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर खाना यहां पर आकर के सही तरीके से पाचक रसों के साथ मिलता, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिलता, पाचक रसों के साथ मिलकर के, ये मैंने शायद पहले बताया था, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम जो होता है, खाना आराम से धीरे धीरे करके ड्यूोडेनम में उतरता, यहां से फिर एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता, एब्जॉर्ब होके खाना कहां जाता? लिवर की तरफ जाता, लिवर की तरफ जाता, लिवर की तरफ जाकर के ये लिवर में खाना गया पोर्टल सिस्टम के चलते। अब पोर्टल सिस्टम के चलते लिवर में गया, लिवर से कहां जा रहा है? हार्ट में जाएगा, लिवर से हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाकर के हार्ट से लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर हार्ट में आएगा, और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। यही सर्कुलेशन है, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। ठीक है। अब यहां जो एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में पहुंच गया, कहा जाता है ना रसो रक्त, अगर थोड़ा बहुत आयुर्वेद पढ़ा है तो रसो रक्त, रस से रक्त बनता है। जो हमने अभी खाया था वो रस के रूप में खाया, या रस बना के खा दिया। जो रोटी सब्जी खाई उसको दांतों से चबा करके रस बना दिया, और रस बना के उसको आहार नाल से नीचे उतारा, अमाशय में आया, वो रस पाचक रसों के साथ मिला, और फिर छोटी आंत से लेकर के बड़ी आंत के ट्रांसवर्स कोलोन तक के हिस्से से वो रस खिंच करके ब्लड में गया, इसीलिए बोला जाता है रसो रक्त, रस से रक्त बनता है। ठीक है, ये आयुर्वेद कहता है। अब ये ब्लड में चला गया, जो इसमें से खिंच करके खून में गया, खून में जो खराबी पहुंच गई, जो यहां से कुछ ऐसा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि खींच के गया तो सारा अच्छा अच्छा ही खींचेगा, उसमें थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ी जो पहुंची, या फिर वो बहुत कुछ जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन ठीक था, अपने नेचर में तो वो ठीक है लेकिन शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो जिम्मेदारी होती है खून फिल्टरेशन के लिए किडनी पर जाता है। वो हम किडनी अब देखेंगे। ठीक है। तो पहले सॉलिड वाला पार्ट जो यहां से इलियोसिकल जंक्शन से असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन और रेक्टम और एनस, अगर सॉलिड पार्ट गंदगी का यहां से निकल के आ जाता प्रॉपर तरीके से, तो सामान्य तौर पर लिक्विड वाला पार्ट जो रक्त के शुद्धि का काम जो दारोमदार है किडनी पर जा रहा है, वो किडनी पर कम पड़ता, क्योंकि सॉलिड के रूप में गंदगी वेस्ट जो है ना वो पूरा निकल के आंतों से ही बाहर आ जाता। नहीं आ पा रहा है, इसके चक्कर में क्या हो रहा है, यहां पर जमा रह जा रहा है। अगर निकल के नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां फीकोलिथ के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत, मेजर पार्ट जो है फीकोलिथ के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में जमा होता है। फीकोलिथ मतलब फीसेज, जो एक्सक्रीटा है, जिसको निकल के बाहर आ जाना चाहिए लेकिन निकल नहीं पा रहा, क्योंकि बॉडी कह रही है अभी इसमें कुछ बचा हुआ है जो हमको एब्जॉर्ब करना है। बॉडी एब्जॉर्ब कर नहीं पा रही,
लेकिन आते हैं उसको निकाल नहीं रही क्योंकि इसमें कुछ बचा हुआ है। आते हैं बड़ी ही समझदारी से काम लेते हैं। अगर हमने कुछ भी खा दिया है तो वो तब तक उसको निकालती नहीं है जब तक उसमें से निकल करके चीजें ऐसे तब तक नहीं निकालेंगी जो यहां से खाया गया है, जब तक उसमें से निकल करके लिवर में पहुंच करके ब्रेन तक पहुंच नहीं रहा, ब्लड के साथ पहुंच जाएगा। जब बॉडी को लगेगा, ब्रेन ये एश्योर कर देगा कि जो खाया था वो सारा का सारा खींच लिया गया, चूस लिया गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उसको बाहर निकाल दो, तब एलिमिनेशन प्रॉपर होता है। ठीक है, तो आंतों की तो ये काम था। आंतें अगर सही तरीके से काम करती रहती, और इसीलिए कहा जाता है कब्ज को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? कब्ज को कब्ज को कब्ज हिंदी का शब्द नहीं है, कब्ज तो उर्दू का शब्द है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोष्ठबद्धता। कोष्ठबद्धता, कोष्ठ मतलब इंटेस्टाइन, बंध जाना मतलब कोष्ठबद्धता। जब ये बंध जाती हैं, जब मल इनमें इकट्ठा होकर के रुक जाता है, तब एक कंडीशन होती है जिसको कोष्ठबद्धता, उर्दू में कब्ज, अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ तो कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिसीजेस, कब्ज सभी रोगों की जननी है। अगर ये गड़बड़ होगी तो कोई भी रोग होगा, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिसीजेस कह करके बात को पूरा किया जा सकता है। तो इसको सही करना बहुत जरूरी है। ये क्या है? एम ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ किडनी डिसऑर्डर्स। अगर कोई भी बीमारी हो रही है किडनी से रिलेटेड, तो पहला एम, अच्छा किडनी से रिलेटेड ही क्यों, हम तो सारी ही बीमारियों में पहला एम ये बनाएंगे कि हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सबसे पहले साफ करें। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमने पूरे तरीके से साफ कर दिया तो क्या फायदा होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साफ करने से? क्योंकि हम क्या कहते हैं नेचुरोपैथी में, हम कहते क्या है? नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? डिटॉक्स ही तो करते हैं। क्या कहते हैं हम? सर्वे रोगा मलावसा। सारे के सारे रोग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शरीर में मल इकट्ठा हो रहा है। शरीर में इकट्ठा हो रहा है मतलब सबसे ज्यादा कहां इकट्ठा होगा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इकट्ठा होगा। जब वो भरना चालू हो जाएगा तब वहां से खिंच खिंच करके खून के साथ ट्रेवल करके शरीर के विभिन्न अंगों में वो भरना चालू हो जाएगा। इसलिए एम ऑफ ट्रीटमेंट हमको सबसे पहला क्या रखना चाहिए? टू क्लीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छे तरीके से धो दो, बिल्कुल क्लीन कर दो। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन अगर कर दिया तो ये केवल किडनी की डिसीजेज में नहीं है, ये लिवर की डिसीजेज में भी काम आएगा, ये हार्ट की डिसीजेज में भी काम आएगा, ये लंग्स के डिसीजेज में भी काम आएगा, ये न्यूरो की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनको बोला जाता है, उसमें भी काम में आएगा। और एक थोड़ा सा वैसा सेंटेंस हो सकता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कैसे काम आएगा, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी ये काम में आएगा। क्योंकि क्या कहा जाता है अपने यहां, अपन कहते हैं यदि शरीर स्वस्थ होगा तो ही मन स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए बहुत जरूरी है स्वच्छ करो। स्वच्छ और स्वस्थ में क्या अंतर है? प्रोबेबली स्वच्छ और स्वस्थ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जिसको आप ऐसे स्वच्छ कर दोगे वो धीरे धीरे करके स्वास्थ्य की तरफ चल लेगा। तो स्वच्छ करना मतलब डिटॉक्स करना, डिटॉक्स करना, डिटॉक्स कर दो, धीरे धीरे करके अपने आप ही हेल्थ मिलना चालू हो जाएगी। और आजकल जो शुद्धि चल रहा है कि आप केवल शुद्धि करो, और शुद्धि क्यों चल रहा है? क्योंकि बहुत पुराने समय में एक स्लोगन लिखा गया था, शुद्धो देहा। शुद्धो मतलब शुद्धि, मतलब डिटॉक्स करना, किसकी? देह की, मतलब बॉडी किया। इससे क्या मिलेगा? शुद्धो देहा मनुष्य यश। अगर मनुष्य सिर्फ अपने देह की शुद्धि कर ले, क्या मिलता है उसको? सह जीवती वर्ष शतम, 100 वर्ष तक स्वस्थ जिंदा रहता है। तो ये तो बहुत पुराने समय से आयुर्वेद में लिखा गया है, कोई नई बात नहीं है। हम केवल आजकल डिटॉक्स करना दोबारा से सीख रहे हैं, दोबारा से। पहले तो लोग जानते ही थे, पहले लोग केवल शुद्धि के माध्यम से ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते थे। आजकल धीरे धीरे करके लोग भूले, नहीं नहीं शुद्धि से कुछ नहीं होता, अपन तो ऐसे कर लो वैसे कर लो, जल्दी से सही होने के लिए कुछ खा लो, कुछ पी लो, इंजेक्शन लगवा लो, ड्रिप लगवा लो, उसे तुरंत आराम हो जाएगा। लेकिन वो तुरंत आराम के चक्कर में शरीर लॉन्ग टर्म में बिल्कुल खराब होने चालू हो गए लोगों के। फिर लोग धीरे धीरे करके लौट करके उसी पे आए कि शरीर को शुद्ध कर लो, स्वस्थ कर लो, अपने आप स्वच्छ कर लो, तो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा शरीर। ठीक है, तो ये क्लियर है बिल्कुल। अब शरीर को
शुद्ध करने का एक बहुत इजी सा टेक्निक लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे किडनी क्या है। ठीक है, तो इजी सा टेक्निक क्या है? सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि गड़बड़ कहां होती है? गड़बड़ होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम दो चीजें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जब हम देखते हैं तो हमने शायद वो जो विरुद्ध आहार जब लिया था तब कोष्ठ विरुद्ध भी होता है आहार। हाँ, कोष्ठ विरुद्ध आहार शायद मैंने बताया था ना। कोष्ठ विरुद्ध आहार का मतलब होता है कि जैसी आपकी आंतें हैं उसके अगेंस्ट अगर आप आहार ले रहे हो तो आंतें कैसे, कोष्ठ कैसे होते हैं? कोष्ठ दो प्रकार के होते हैं, कौन सा कौन सा? एक तो मृदु कोष्ठ, एक तो मृदु कोष्ठ होता है, मृदु कोष्ठ मतलब सॉफ्ट है, और दूसरा हार्ड है। ठीक है, जिसको क्रूर कोष्ठ बोला जाता है, कठोर या फिर क्रूर कह सकते हो, क्रूर कोष्ठ। तो मृदु कोष्ठ अगर है, ऐसे समय में अगर हम बहुत हैवी परगेटिव्स का यूज कर दें तो वो कोष्ठ विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। विरुद्ध आहार का मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है, दही के साथ बड़े खा लेना केवल यही विरुद्ध है, या दूध के साथ नमकीन चीजें मत खाओ क्योंकि विरुद्ध आहार में आती हैं। अकेला वो नहीं है, 18 प्रकार के विरुद्ध आहार है, और वो पूरा वीडियो है, पार्ट 1 2 3 4 5 शायद 5 पार्ट्स में, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोष्ठ में गड़बड़ी आ रही है तो हमको आइदर लैक्सेटिव्स और परगेटिव्स का यूज करना पड़ेगा, या तो कुछ ऐसे हल्के दस्तावर जो आंतों में ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना आंतों में भरे हुए एक्सक्रीटा को, गंदगी को निकाल करके बाहर कर दें। लेकिन अगर क्रूर कोष्ठ है, दुनिया भर की दवाइयां या दुनिया भर का उल्टा सीधा करने की वजह से आंतें धीरे धीरे करके खराब हो गई हैं, ऐसे कंडीशन में फिर आप अगर लैक्सेटिव माइल्ड देते रहोगे कोई काम में नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए क्या देना पड़ेगा? हैवी परगेटिव्स देने पड़ेंगे। हैवी परगेटिव्स मतलब कुछ ऐसे भारी दस्तावर जिससे जो भी मल आंतों में चिपका हुआ है फीकोलिथ के रूप में, वो सारा का सारा निकल करके एक बार को बाहर आ जाए। तो ऐसा क्या कर सकते हो? शुद्धि में वो चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अब हम अप्राकृतिक तरीके से नहीं करें, नेचुरल तरीके से शुद्धि करें। नेचुरल तरीके से शुद्धि करने के लिए वैसे तो नेचुरोपैथी में क्या करते हैं, नेचुरोपैथी के पहले अपन जैसे योगा कराते हैं, योगा के पहले कुछ कराते हैं या क्या कराते हैं? सठकर्म। सठकर्म का मतलब क्या होता है? सठकर्म मतलब इनको क्या बोलते हैं? क्लींजिंग क्रियाज। हिंदी में क्या बोला जाता है? शुद्धि क्रियाज। सठकर्म तो इसलिए बोलते हैं कि 6 है नंबर में, इनका पूरा नाम क्या होता है? शुद्धि कर्म। मतलब ऐसे कर्म जो शरीर को शुद्ध करने का काम करें। वो 6 होते हैं नेचर में, इसलिए सठकर्म बोल देते हैं। धौती, बस्ती, नैति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 कर्म जो हैं, ये पहले शुरुआत यहीं से करी जाती थी। दिन की दिनचर्या की शुरुआत ही यहां से होनी चाहिए थी। तो नेचुरोपैथी में हम सठकर्म कराते हैं, सठकर्म कर सकते हैं। एक ऐसी चीज जो घर में कोई भी कर सकता है, वो कैसे करेंगे? अगर किसी भी बीमारी में आपको मान लो बाल झड़ रहे हैं से लेकर के आपकी एड़ियां फट रही हैं तक, यहां से लेके वहां तक कोई भी बीमारी आपको हो रही है, छोटी थी, थोड़े समय से है, या बहुत लंबे समय से बीमारी है, आप उस केस में एक काम 5 दिन तक कर लो। क्या करोगे? आप हरड़ का उपयोग करो। हरड़ कहीं भी मिल जाती है। इस हरड़ को कैस्टर ऑयल के साथ में, कैस्टर ऑयल का मतलब क्या होता है? एरंड का तेल। ठीक है, ये अगर इसके साथ में आपने हरड़ को अच्छे तरीके से भून लिया, ठीक है, छोटी वाली हरड़ जो आती है ना, काली वाली हरड़, इस हरड़ को कैस्टर ऑयल के साथ में डाल करके तवे पर भून लो। ठीक है, अब जैसे ही ये कैस्टर ऑयल के साथ हरड़ सेकी जाएगी तो हरड़ फूल जाएगी। उसके बाद हरड़ को उतारो, उतार करके उसको ठंडा होने दो। जब ठंडा ही हो जाए वो, फिर उसको कूट करके पीस के पाउडर बना के रख लो। अब ये पाउडर आप आधा चम्मच या 1 चम्मच, डिपेंड करेगा आपका वेट कितना है उसके ऊपर, या अगर आप बच्चे को दे रहे हैं, छोटा बच्चा है, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उसको 1/4 चम्मच भी पर्याप्त होता है। बच्चा अगर 8 साल से बड़ा है तब, अगर 8 साल से छोटा बच्चा है तो फिर इसको आप 1 ग्राम के आसपास ले सकते हैं। मतलब 1/4 का भी चौथा हिस्सा, लगभग ये आधा ग्राम ही रह जाएगा। आधा ग्राम के आसपास आप इसको दे सकते हैं सादे पानी के साथ, या अगर सादे पानी के साथ लेने में दिक्कत आ रही है तो हल्के गुनगुने पानी के साथ ये पाउडर आप दो। लेकिन कब दो, इस पाउडर को कब देना चाहिए, ये क्लियर है ना कि कैसे बनाना है इस पाउडर को और क्यों काम करेगा, ये अपन देखेंगे।
तो इस पाउडर को कब देना है? एक बार सवेरे पेट जब साफ हो जाए उसके बाद, एक बार सवेरे पेट साफ हो जाए उसके लिए हम क्या करते हैं? ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, सवेरे जल्दी जग जाते हैं। ऊषा पानम, ऊषा पान करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये कोई इलाज नहीं है, ये तो दिनचर्या है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप दिनचर्या का तो पालन करें ही करें। जल्दी जागे, जागते ही पानी पिया, पानी पीने के बाद फिर मल विसर्जनम, एक बार मोशन गए, हाथ मुंह धो लिया, मंजन कर लिया। उसके बाद आप वैसे तो करने को अपन ऑयल पुलिंग कराते हैं, ऑयल पुलिंग कराने के बाद गरारे कराते हैं, फिर नशे कराते हैं। उसके बाद व्यायाम के पहले आप ये ले लो। अब इसमें आपने जैसे वजन आपका मान लेते हैं कि 60 किलो से ज्यादा है, तो फिर आपको आधा चम्मच हरड़ लेनी चाहिए। लेकिन अब मान लेते हैं कि नहीं, कोष्ठ जो है वो क्रूर कोष्ठ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है, लंबे समय से और छोटी मोटी चीजें आंतों को साफ नहीं कर पा रही हैं। ऐसे केस में हम 1 चम्मच इस हरड़ का पाउडर 1 गिलास पानी के साथ में दे देंगे। अब 1 गिलास पानी का मतलब क्या होता है? लगभग 300 ml पानी। पानी अगर हमने कम रखा तो हरड़ तो जाएगी, गंदगी को उखाड़ेगी भी, लेकिन क्लीनिंग एजेंट जो पानी होता है वो अगर कम रहेगा तो उखड़ा हुआ मल फिर से चिपक जाएगा। जैसे होता है ना कि किसी चीज को हमने कुरेद दिया, कुरेद करके अगर साथ के साथ उठा करके बाहर नहीं लाए तो कुरेदा हुआ फिर से सेटल हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में, तो 300 ml तो साथ में दे दिया तुरंत इसके साथ में। इसके आधे घंटे बाद तक आप पानी मत पियो, और आधे घंटे के बाद आप 1-1 गिलास करके 3 गिलास पानी फिर पी लो आधे घंटे के बाद। ठीक है, आधे घंटे बाद 3 गिलास पानी, और ये 3 गिलास जो है ना वो 300 ml के होने चाहिए। तो 900 ml पानी ये, 300 ml पानी ये ले लिया था। जैसे ही 1200 ml पानी के साथ ये आधा या 1 चम्मच हरड़ का कैस्टर ऑयल के साथ मिला हुआ पाउडर घुलेगा, वो आंतों में भरे हुए सारे के सारे एक्सक्रीटा को निकाल करके बाहर करवा देगा। पतला सा दस्त लगेगा। आपको 5 दिन के लिए इस प्रोसेस को करना है। 5 दिन जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तब क्या होगा? एक दिन आपने किया, अब बहुत सारे लोग जैसे ही 1 बार 2 बार 3 बार दस्त लगते हैं घबरा जाते हैं, अपने पास आते हैं, हाँ कि दस्त लग गए हमको। अब दस्त लग रहे हैं, एक्सक्रीटा आ रहा है, सॉलिड स्टूल पास हो रहा है, तब तक कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पानी की क्वांटिटी केवल आप ज्यादा मात्रा में रखें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मियां ज्यादा हैं। ऐसे कंडीशन में अगर डिहाइड्रेशन हुआ, सिर में दर्द हो जाएगा। कई लोगों को थोड़ा बहुत भी हम एक्सरसाइज ज्यादा करा दें या पानी की कमी हो जाए या डाइट थोड़ा सा कम देते हैं, सिर में तुरंत भारीपन जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है इसके साथ में पानी का उपयोग। यहां तक तो आपने 3 गिलास पानी पी ही लिया, अब आप पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास सादा पानी पिएंगे। अच्छा, वो सादा पानी की बात है, उसमें आप बाकी ऐसा नहीं कि शरबत पी लिया था या नींबू पानी ले लिया था, शहद ले लिया था। क्लियर वाटर की बात है। क्लियर वाटर कम से कम 10 से 12 गिलास आप पूरे दिन में पिएंगे। दूसरा, एक बार की जमी गंदगी को आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है गंदगी, पेट खाली होता है, पेट नरम होता है, तेज भूख लगती है। अब तेज भूख लगना किसका लक्षण है? स्वस्थ शरीर के। पहले भी मैंने कुछ लक्षण बताए थे। उस लक्षण में एक लक्षण होता है शुद्ध तीक्ष्णा। शुद्ध तीक्ष्णा का मतलब क्या होता है? तीखी भूख लगना। तीक्ष्णा मतलब तीक्ष्ण, शुद्ध मतलब भूख। तो ये भूख तीखी लगना शरीर के स्वस्थ होने की निशानी होती है। शरीर में अगर थोड़ा बहुत भी स्वास्थ्य बढ़ेगा तो तीखी भूख लगना चालू होगी। जैसे ही गंदगी शरीर में से बाहर आएगी आपको तीखी भूख लगती है, और आप जितना पहले जमा था उससे ज्यादा खा देते हैं, या फिर पेशेंट उससे ज्यादा खा देता है। यह गड़बड़ हो जाता है। तो अगर हम शुद्धि का काम कर रहे हैं, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो इस उद्देश्य से नहीं लगाते कि झाड़ू लगा के फ्री हो और तुरंत ही कोई फिर से दुनिया भर की गंदगी फैला दे। झाड़ू लगाने का उद्देश्य क्या होता है? सफाई मेंटेन करनी है, इसलिए झाड़ू लगाते हैं। तो झाड़ू लगा दी हमने, गंदगी निकाल दी, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आप अब दोबारा गंदा कम से कम तब तक तो मत खाओ जब तक आपका शरीर मजबूत नहीं हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत मजबूत हो जाएगा तो फिर जो भी आप खाओगे शरीर खुद ही उसको बाहर निकालना चालू कर देगा। ठीक है, तो तीखी भूख लगेगी। अगर आपने गंदगी निकाल दी, जो इस प्रोसेस से निकल जाएगी, पानी ज्यादा पीते रहेंगे, दूसरा काम हो जाएगा। तीसरा काम है कि आप ज्यादा मात्रा में ऐसा खाना खाओ जो बहुत जल्दी पच जाने वाला है, जो सेल्फ एलिमिनेटिव है नेचर में। अगर सेल्फ एलिमिनेटिव है नेचर में, वो कौन सा खाना होता है? आप ज्यादा मात्रा में फाइबर रिच फूड लो, ज्यादा मात्रा में आप उबली हुई सब्जियां खा लो, सलाद खा लो, फल की मात्रा खूब सारी ले लो। अगर वजन किसी का कम है और साथ में शोधन का प्रोग्राम कोई कर रहा है
तो फिर वो उबली हुई सब्जियां या सलाद की बजाय क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जूस पिएंगे, क्योंकि उनको ज्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनका वजन कम है। तो ऐसी अवस्था आप ज्यादा मात्रा में जूस का उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वजन ज्यादा है, जो आजकल कॉमनली पाया जा रहा है, तो फिर आप ज्यादा मात्रा में जूसेस पर फोकस ना करके आप खूब सारी उबली हुई सब्जी, उबला हुआ सलाद या फिर कच्चा सलाद अगर आप खा रहे हैं तो बहुत चबा करके खा लें, और आप फलों का उपयोग खूब ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। यह हो जाएगा। ये जैसे जैसे करोगे शरीर में शुद्धि बढ़ना चालू होगी, और जहां शुद्धि बढ़ती है अशुद्धि अपने आप खत्म होना चालू हो जाती है। या हमने यहां उल्टा किया है, अशुद्धियों को हमने निकाला, हम शुद्धि लेके नहीं आ रहे, हम तो सिर्फ अशुद्धि को निकाले जा रहे हैं। शुद्धि तो अपने आप हो रही है, गंदगी साफ, गंदगी को हटा दो, सफाई अपने आप हो जाती है। ऐसा नहीं कहते चल सफाई, चल सफाई, सफाई हो जा, सफाई हो जा, ऐसा तो नहीं करना होता ना। अपन झाड़ू से गंदगी निकाल देते हैं, चल गंदगी बाहर हो जा, अपने आप ही साफ हो जाता है। तो ऐसे ही गंदगी अगर शरीर की निकालेंगे तो शरीर में अपने आप शुद्धि होगी, शरीर अपने आप स्वच्छ होगा, और शुद्ध शरीर धीरे धीरे करके स्वस्थ होने की कगार पर आना चालू हो जाएगा। ये कंफर्म है ना, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है।